वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो सिक्योरिटी मार्केट में बेसिकली यूज होती है, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। आपका जो प्रीवियस वीडियो हमने की थी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में, उस चैप्टर में भी ये टर्म्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म आती है अंडरराइटिंग कमीशन। क्या होता है अंडरराइटिंग कमीशन? अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब बताने से पहले मैं यहाँ तीन टर्म्स आपको डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले तो अंडरराइटिंग क्या होती है, अंडरराइटिंग के बाद अंडरराइटर्स कौन होते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है। ठीक है, तो अंडरराइटिंग सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है। अंडरराइटिंग में बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल रिस्क बियर करता है इन कंसिडरेशन ऑफ सम फी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अंडरराइटिंग जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड सबसे पहले कौन करता है? कुछ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, कुछ इन्वेस्टमेंट हाउसेज हो गए, जो बेसिकली यहाँ पर गारंटी लेते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड रह गए हैं, मतलब कि एक तरीके से पब्लिक ने फुली सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कुछ वो जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो कौन अंडरराइट कर लेगा? अंडरराइटर्स अंडरराइट कर लेंगे, मतलब वो खरीद लेंगे बेसिकली इसके लिए। ठीक है, वो इसके लिए पे भी करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर गारंटी लेता है अंडरराइटर्स, यानी अंडरराइटर कौन हो गए? हमारे कुछ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, या इन्वेस्टमेंट हाउसेज, ये तो हो गए अंडरराइटर्स, सॉरी, अंडरराइटर्स हो गए। ठीक है, ये क्या लेते हैं? गारंटी लेते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे जो भी अनसब्सक्राइब शेयर्स रह गए हैं, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हम अंडरराइट कर लेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अंडरराइटिंग बोला जाता है। और कंपनी इन अंडरराइटर्स को कुछ रिटर्न में पे भी करती है, मतलब कमीशन देती है ये रिस्क बियर करने के लिए उस कंपनी के बिहाफ पे। तो इस कमीशन को क्या बोला जाता है? अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, अंडरराइटिंग एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें जो अंडरराइटर्स हैं वो गारंटी लेते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स फुली सब्सक्राइब नहीं हुए, तो जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो कंपनी, सॉरी, जो वो इंस्टीट्यूशन है या अंडरराइटर्स हैं वो अंडरराइट कर लेंगे, और इन रिटर्न कंपनी को उन्हें कमीशन पे करनी पड़ेगी ये काम करने के लिए, ये रिस्क उठाने के लिए, और उस कमीशन को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट आता है कि वाई देयर इज अ नीड फॉर अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग की ज़रूरत क्यों है सिक्योरिटी मार्केट में? तो जब भी कंपनी जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जाती है, तो उनके दिमाग में ये अनसर्टेन थिंक रहता ही है कि उनके जो शेयर्स वो ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, या सिक्योरिटीज जो ऑफर कर रहे हैं, वो फुली सब्सक्राइब्ड होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि अगर फुली सब्सक्राइब, मतलब जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कराया था, तो उसमें बोला था कि 90% जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आ जानी चाहिए, तभी वो अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकती है। अगर उसके पास 90% जो है एक तरीके से एप्लीकेशंस नहीं आई हैं, मतलब लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, या आप कह सकते हैं कि 90% उन्होंने शेयर से सेल आउट नहीं किए हैं, तो वो अलॉटमेंट का प्रोसीजर भी नहीं स्टार्ट कर सकते। और जितने पैसे उन्होंने अभी रिसीव किए हैं, मतलब अगर 90% से कम आता है, तो वो भी उनको वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर फंड्स नहीं होंगे कंपनी के पास तो चलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर उस अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए अंडरराइटिंग का यूज होता है। अंडरराइटर्स जो है इस तरीके से कंपनी को हेल्प करते हैं कि वो अपना जो भी फंड वो रेज करना चाहते हैं पब्लिक के थ्रू, और अपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी, या सॉरी, वर्किंग एक्टिविटीज है वो पूरा करना चाहते हैं उस फंड से, या फिर कोई भी लोन है, या मतलब मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको कंडीशन बताई थी कि क्यों हमें जरूरत होती है फंड की। ठीक है, क्यों हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो एज पर सेबी गाइडलाइंस ये कहा जाता है कि अगर इस अनसर्टेनिटी को बियर करना है कंपनी को, कि क्या पता उनके शेयर्स फुली सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे। मान लो अगर 10,000 भी कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, और 5,000 के लिए उसके पास सब्सक्रिप्शन आ गया, लेकिन 90% तो अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये 5,000 के 5,000 जो कलेक्ट किए थे कंपनी को, ये भी वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? अंडरराइटर हेल्प करते हैं कंपनी को कि हाँ, अगर इन केस आपके शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, फुली सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? आपके शेयर्स को अंडरराइट कर लेंगे, और उसकी रिटर्न आपको हमें कमीशन पे करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अंडरराइटिंग जो है हमें एक तरीके से हेल्प करती है
कि वो अनसर्टेनिटी या एक तरीके से वो रिस्क जो कंपनी को उठाना पड़ता, तो वो कौन उठाता है बेसिकली यहाँ पर अंडरराइटर्स उठाते हैं, इसीलिए ज़रूरत है अंडरराइटिंग। अब आता है नेक्स्ट कि अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अंडरराइटिंग कमीशन अब किस तरीके से पे की जाएगी। अब आपने मतलब समझ लिया अंडरराइटिंग का क्या मतलब होता है, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है। लेकिन ये कमीशन जो है वो अंडरराइटर्स को पे की जाती है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है, जितने भी हमने उनकी सर्विसेज अवेल की है उसके इन रिटर्न हम उनको कमीशन पे करते हैं। अब कमीशन पे किस तरीके से की जाएगी, क्या मेथड रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो 5% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का, ठीक है, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस अगर डिबेंचर्स का केस है तो वो 2.5% होना चाहिए, ठीक है। तो 5% से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू का नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स या शेयर्स के केस में। अगर डिवेंचर्स की बात करते हैं वो, तो वो एक तरीके से 2.5% होना चाहिए, मतलब 2.5% होना चाहिए, वो उसको कमीशन दी जाए। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू हेयर इज कि जो भी अंडरराइटिंग कमीशन पे की जाती है उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस भी फुलफिल करेगी कंपनी। वो क्या है कि जो भी अमाउंट ऑफ कमीशन जो भी पेबल है बाय द कंपनी, वो प्रोस्पेक्टस पे जरूर मेंशन होनी चाहिए कि कितनी कमीशन जो बेसिकली अंडरराइटर्स को वो पे करेगी, प्लस कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो जो अंडरराइटर्स हैं वो अंडर रिटर्न करेंगे, वो चीज़ भी प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाइड होनी बहुत ज़रूरी है। प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है अंडरराइटर्स के साथ, कंपनी और अंडरराइटर्स की जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी एक कॉपी भी रजिस्ट्रार को फाइल करानी पड़ेगी कंपनी को along with the prospectus. Is it clear? तो ये कुछ conditions थी that has to be fulfilled by the company in case अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अंडरराइटर्स के साथ, या मतलब वो अंडरराइटिंग की सर्विस अंडरराइटर्स की सर्विसेज सॉरी अवेल करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें जो है, ये कंडीशन जो है उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज के बारे में हम बात करेंगे। ब्रोकरेज होती क्या है, बेसिकली ब्रोकरेज एक कमीशन होती है जो ब्रोकर्स को पे की जाती है, कंपनी पे करती है फॉर देयर सर्विसेज, जो भी उनकी सर्विसेज कंपनी ने एक्वायर की है उस टर्म को हम बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। अब ब्रोकर्स कौन होते हैं, अब ये तो पता चल गया कि हाँ उनको कमीशन पे की जाएगी, जो भी सर्विसेज वो हमें कंपनी को बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। अब ब्रोकर होते कौन है, ब्रोकर बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक मीडियम है या एक इंटरमीडियरी है दैट एक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। मतलब कि वो क्या करता है, ही सेल्स और बाय थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। और हम कह सकते हैं कि जो न्यू बेसिकली सर्चेज हैं फॉर द पोटेंशियल बायर्स ऑफ द कंपनी शेयर्स, मतलब वो ढूंढता है कंपनी के जो कि हाँ ये लोग जो है एक तरीके से बाय कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स, तो उनको ढूंढकर कंपनी के पास लेकर आता है, उनको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। मतलब कि वो सेलर और बायर के बीच में एक इंटरमीडिएरी एक्ट करता है, बायर को सेलर के पास लेकर आता है और सेलर को बायर के पास लेकर जाता है, ये काम होता है किसका, ब्रोकर का, ठीक है। मतलब दोनों में अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है, मतलब बायर को अगर मान लो शेयर्स परचेज करने, तो कंपनी जो है इधर से एज अ सेलर एक्ट कर रही है और उसको वो शेयर्स ऑफर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा, ब्रोकर कराएगा, मतलब दोनों को आपस में मिलाएगा और उनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा, ब्रोकर कराएगा। और उस ब्रोकर को एक तरीके से पेमेंट की जाती है इस सर्विस के लिए, और उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर पर्सन मतलब जिसको हमने हायर किया है टू बाय स्टॉक फॉर अस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी हम ब्रोकर बोल सकते हैं। मैंने यही चीज बोला है ना एक तरीके से कि वो जो सेल या बाय करता है हमारे बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पर, ठीक है, उसको हम ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। तो सेल तो हमने कंपनी ने कर दिया कि कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, उसको एक तरीके से शेयर चाहिए थे हमारी कंपनी के, ठीक है। तो ब्रोकर ने क्या किया, वो हमारी कंपनी के शेयर्स के बारे में उसको बताया और हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। लेकिन अगर मैं भी कहीं से स्टॉक बाय करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वहां पर भी ब्रोकर जो है वो हेल्प करता है बेसिकली। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अगर मैं बाय करना चाहती हूँ, मेरी कंपनी बाय करना चाहती है, तो वो भी कर सकती है थ्रू द सर्विसेज ऑफ द ब्रोकर। इज इट क्लियर? तो ब्रोकर समझ में आ गया, ब्रोकरेज समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है आपका इश्यू ऑफ शेयर। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस के ऊपर शेयर्स इशू किए जाते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार।
इशू एट पार का मतलब होता है जब भी शेयर को इशू किया जाता है एट पार, मतलब कि जब शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं एट अ प्राइस इक्वल टू देयर फेस वैल्यू। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब हम उसको जैसे मान लो अगर फेस वैल्यू शेयर्स की 10 है, ठीक है, और आप इशू भी इसको 10 पे कर रही हैं, तो वो क्या क्या कंडीशन हुई कि शेयर्स जो है वो इशू किए गए किस पे, पार पे। मतलब जब शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं एट अ प्राइस दैट इज इक्वल टू देयर फेस वैल्यू, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। अब पार में क्या था कि फेस वैल्यू जो भी होगी हम उसी पे इशू करते हैं, 10 को 10 पे एक तरीके से इशू किया, 10 फेस वैल्यू तो 10 पे ही इशू कर दी। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी जो है वो जो फेस वैल्यू है या नॉमिनल फेस वैल्यू है कंपनी की वो कितनी है, 10 है, लेकिन हम उसको इस फेस वैल्यू से ज़्यादा पे एक तरीके से इशू करते हैं, जैसे कि 11 पे इशू कर दिया हमने, तो वो क्या हुआ, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? अब आती है बात डिस्काउंट की। डिस्काउंट की यानी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे हम उसको एक तरीके से क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। तो जब भी शेयर इशू होंगे वो डिस्काउंट पे कहलाए जाएंगे, मतलब जो प्राइस था फेस वैल्यू थी उससे तो कम पे बेच रहे हो ना आप, इशू कर रहे हो ना आप, ठीक है, तो वो डिस्काउंट। क्लियर? जब भी कम जैसे मान लो अगर 1200 की चीज है आपको 1100 मिल रही है तो आपको डिस्काउंट अवेल हुआ है, मतलब आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है शेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो वो डिस्काउंट पे किए जाते हैं, तो डिस्काउंट पे किस तरीके से, मान लो 10 रुपीज की जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो 10 रुपीज की है, लेकिन हम उसको इशू किस पे करते हैं, 9 रुपीज पे करते हैं, तो वो क्या कहलाया, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इज इट क्लियर? प्रीमियम मतलब हायर प्राइस पे देन द फेस वैल्यू, और डिस्काउंट की बात आई तो हम कहेंगे कि कम प्राइस पे, उस फेस वैल्यू से कम प्राइस पे, तो वो डिस्काउंट की बात हुई। अगर पार की बात करते हैं तो जितनी फेस वैल्यू है उतने पे ही हम उसको शेयर्स को इशू कर देते हैं, तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो एज अ रिवॉर्ड दिए जाते हैं, किसको, डायरेक्टर्स को या कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। क्यों दिए जाते हैं? फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंपनी, ठीक है। अब जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो ये डायरेक्टर्स फुल टाइम डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको 1 साल हो गया है कंपनी में काम करते करते, ठीक है। और जो ये शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं तो वो डिस्काउंट पर दिए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। और ये शेयर्स बेसिकली उनकी जो भी मेहनत है या जो भी उनका हार्डवर्क है उसको पे आउट करने के लिए हम देते हैं, मतलब उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक तरीके से रिवॉर्ड के पर्पज से हम ये इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करते हैं। इज इट क्लियर? और जो ये इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी जो है एलिजिबल तभी होगी इन इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए अगर उस कंपनी को ऑन द डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन भी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज, मतलब आज तक, यानी जब भी वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है उसको 1 साल हो जाना चाहिए, मतलब उनको 1 साल अगर कंप्लीट हो गया है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही कोई कंपनी जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी है कि कंपनी जब भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं कि एक कंपनी जब भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो उसको फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को जनरल मीटिंग में रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, और उस रेजोल्यूशन में कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट होंगी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स और करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है इफ एनी, ठीक है, कोई होगी तो वो कंसिडरेशन क्या होगी, या डायरेक्टर से एम्प्लॉयज कौन है वो जिनको ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस रेजोल्यूशन में जो है कंटेंट होगी, मतलब एक तरीके से स्पेसिफाइड होगी। इज इट क्लियर? एंड थर्ड वन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए कंपनी को। लास्ट आता है इक्विटी शेयर्स ऑफ दोज कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जो भी इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, अगर उसके शेयर्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो वो कंडीशन फॉलो करेंगी जो सेबी
के द्वारा दी गई है रिगार्डिंग द स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो वही कंडीशंस फुलफिल करेगी जो सेबी उनको बताएगी रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर? अगर किसी कंपनी के शेयर्स जो है लिस्टेड नहीं है इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो जो अबव 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो वही फॉलो करेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ एडिशनल शेयर्स होते हैं जो बेसिकली दिए जाते हैं टू द करंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। मतलब जितने उनके शेयर्स हैं ऑलरेडी उनके प्रोपोर्शन में, जितने उनके पास शेयर्स हैं ऑलरेडी उस कंपनी के, उनके प्रोपोर्शन में ये बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बोनस शेयर इशू किए जाते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब शेयर्स की फॉर्म में आपको बेसिकली डिविडेंड दी जा रही है इंस्टेड ऑफ कैश, या जिनके लिए शेयर होल्डर्स को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यानी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो हमें शेयर होल्डर्स को पेमेंट देनी थी, लेकिन डिविडेंड देनी थी, तो डिविडेंड ना देकर हम क्या करते हैं, उनको ये बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको इस शेयर्स इन शेयर्स के लिए बेसिकली पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी कंपनी के पास लार्ज फ्री रिजर्व होते हैं तो इन ऑर्डर टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स, तो वो क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है। ठीक है, तो जब भी वो बोनस शेयर इशू करेगी तो कुछ कंडीशंस ज़रूरी हो जाती हैं उस कंपनी के लिए, कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करें बोनस शेयर इशू करने से पहले। और वो कंडीशंस क्या होंगी? कंपनी के पास सबसे पहले तो सफिशिएंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, और आर्टिकल में ये प्रोविजन मेंशन होगा कि वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। साथ ही साथ एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। एंड it must obtain the formal approval from the shareholders। मतलब बेसिकली जब भी जनरल मीटिंग होगी जिसमें रेजोल्यूशन पास होता है बेसिकली, तो वहाँ पर सभी जो भी शेयर होल्डर्स प्रेजेंट हैं उनकी फॉर्मल अप्रूवल लेनी बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, एंड द कंपनी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी डिफॉल्ट। ये ज़रूरी है कि अगर वो कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो सबसे पहले उसकी जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो चेक करने बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट में इंक्लूडेड है या एक तरह से इन्वॉल्व है तो वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिफ़ॉल्ट रिगार्डिंग द फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज डेब्ट सिक्योरिटीज़ जो भी कंपनी इशू करती है। और अगर कोई पेमेंट ड्यूज उनके स्टेचुटरी पेमेंट ड्यूज पेंडिंग है इन कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज को कुछ पेमेंट्स देने थे, उसके रिगार्डिंग भी कोई डिफॉल्ट है, कंपनी का कोई डिफॉल्ट है, तो तब भी वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये सब डिफॉल्ट्स हमें चेक करने पड़ेंगे, तभी वो कंपनी जो है एक तरीके से क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है। एंड वन थिंग मोर इज हियर इज दैट जो बोनस शेयर्स हैं वो तभी इशू कर सकती हैं इफ द कंपनी हैव फुली पेड अप शेयर्स। ठीक है, फुली पेड शेयर्स होंगे तभी वो बोनस शेयर इशू कर पाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कंपनी शुड फॉलो ऑल द प्रोविजंस, ऑल द कंडीशंस जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, सभी कंडीशन, ये सभी प्रोविजंस को फॉलो करेगी तभी वो कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जब भी कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो बाय द अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर वो कर सकती है, लेकिन सबसे पहले उसको ये शेयर्स जो है वो उन पर्सन को यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो भी हैं कंपनी के, उनको ऑफर करने पड़ेंगे। और ये फर्स्ट राइट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ प्री इमोशन। और जो भी शेयर्स एक्वायर करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस राइट उसको हम बोलते हैं राइट शेयर्स। मतलब कि जब भी कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो सबसे पहले वो शेयर्स किसको देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी सबसे पहले। ठीक है, तो ये राइट क्या कहलाता है, राइट शेयर्स। मतलब ये प्रोसीजर क्या कहलाता है कि सबसे पहले राइट किसको दिया गया है रिगार्डिंग द शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और ये कहलाता है इशू ऑफ
शेयर्स। इज इट क्लियर? तो अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो ये शेयर्स ऑफर किए जाएंगे सबसे पहले किसको? जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनको, और एक लेटर ऑफ ऑफर भी भेजा जाएगा जिसमें ये चीज मेंशन होगी कि स्पेसिफाई किया जाएगा उस लेटर ऑफ ऑफर में कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने ऑफर किए जा रहे हैं और टाइम लिमिट कितना है। मतलब बेसिकली टाइम लिमिट ये है कि 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब ये ऑफर भेजा जाता है उनको, कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने आज ऑफर करना है तो आज से 15 या 30 दिन का टाइम है उन शेयर होल्डर्स के पास, वो अपना जो भी मत है, मतलब जो भी उनकी राय है कि वो बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो बाय कर सकते हैं। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी ऑफर जो है रिटर्न जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उस केस में जो ये ऑफर है वो डिक्लाइन कर देगी कंपनी। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग ये आती है कि अगर आर्टिकल में अबाउट द रेनुंशिएशन ऑफ शेयर्स मेंशन है, मतलब इस क्लॉज के बारे में मेंशन है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको परमिशन दी गई है कि वो रेनुंशिएट कर सकते हैं अपने शेयर्स, तो उस केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यहाँ पर अपना राइट यूज कर सकते हैं रिगार्डिंग द रेनुंशिएशन। मतलब एक तरीके से वो रेनुंशिएट कर सकते हैं शेयर्स को दैट आर ऑफर टू देम, और एक तरीके से वो किसी और के या किसी और के फेवर में भी उनको रेनुंशिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था राइट शेयर्स का, मतलब सबसे पहले राइट दिया जाता है और इसको भी बोलते हैं राइट ऑफ प्री मोशन या राइट ऑफ प्री एम्प्टिव या प्री एम्प्टिव राइट्स। आपने अगर सुना है सिक्योरिटीज मार्केट में तो वो यही राइट होता है कि राइट मिला है रिगार्डिंग द राइट शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले राइट दिया जाता है किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सबसे पहले उनके पास ऑफर दिया जाता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पब्लिक को एक तरीके से शेयर्स इशू होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बट मैंने पिछले जो टॉपिक कराया आपको बोनस शेयर कराया है, बोनस शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या एक तरीके से एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, लेकिन उनके फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, उसके लिए पेमेंट नहीं ली जाती। लेकिन राइट शेयर्स के लिए पेमेंट ली जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली एम्पावर्स द कंपनीज टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। मतलब कंपनीज जो है एक तरीके से अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज जो है वो खुद ही खरीद सकती है, मतलब बाय कर सकती है। इस प्रोसीजर को भी बोला जाता है क्या? बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सेक्शन 68 और 69 जो कंपनीज एक्ट 2013 के हैं वो बेसिकली दे गिव डिटेल्स अबाउट द बाय बैक ऑफ शेयर्स कि किस कौन कौन सी कंपनीज हैं वो बाय बैक कर सकती हैं अपने शेयर्स को। ठीक है, वो खुद ही परचेज कर सकती हैं और कंडीशंस भी बताई गई हैं एज पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68 कि क्या कंडीशंस कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? एंड अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनीज जो है वो बाय बैक कर सकती है, मतलब अपने शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज को खुद ही परचेज कर सकती हैं, तो कंपनी दैट आर लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी दैट आर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग द शेयर कैपिटल, ये अपनी सिक्योरिटीज को एक तरीके से खुद ही बाय कर सकती है, चाहे वो कोई पब्लिक हो, प्राइवेट हो या अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनीज बेसिकली क्या कर सकती हैं? अपनी सिक्योरिटीज को खुद ही परचेज कर सकती हैं। अब आता है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स जिसमें एक कंपनी जो है बाय करती है अपने ही खुद के शेयर्स को, किससे? फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, और जिस रेट पे वो बाय करेगी दैट प्राइस इज हायर देन द मार्केट प्राइस। यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने ही सिक्योरिटीज को रीपरचेज करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बाय बैक ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? सबसेक्शन 1 और सेक्शन 68 ये कहता है कि कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज को या अपने शेयर्स को, अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को या शेयर्स को बाय कर सकती है, लेकिन आउट ऑफ विच फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड ओनली फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज। मतलब बेसिकली अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें बाय बैक ऑफ शेयर्स के, तो ये सोर्सेज हैं जिसके अंतर्गत बेसिकली यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो खुद के शेयर्स को या सिक्योरिटीज को बाय कर सकती है। इज इट क्लियर?
सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68 कुछ कंडीशंस बेसिकली वहाँ पर डिफाइंड की गई हैं रिगार्डिंग, या प्रोहिबिशंस हम कह सकते हैं, रिगार्डिंग द कंपनी जो भी अपने शेयर्स को रीपर्चेज शेयर्स या सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर रही है उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो ये बायबैक ऑप्शन है ये कंपनी के पास अवेलेबल तभी होगा अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके रिगार्डिंग क्लॉज मेंशन है, मतलब इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द बायबैक ऑफ शेयर्स इन द कंपनी जनरल मीटिंग, और जो बायबैक है वो लेस देन 25% नहीं होना चाहिए ऑफ विच टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एज वेल एज द फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जो रेशो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स की, जो भी कंपनी ने बेसिकली आफ्टर बायबैक ओन्ड किए हैं that are owned by the company after the buyback, that should not be more than twice of paid up capital as well as free reserves of the company, ठीक है। और जो शेयर्स होंगे वो फुली पेड अप होने चाहिए, और जो बायबैक है शेयर्स का ऑफ द कंपनी का दैट शुड बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और जो रेगुलेशंस होंगी वो एज पर द सेबी होंगी, दैट विल बी अप्लाई ऑन दैट बायबैक ऑफ द शेयर्स। इज इट क्लियर? जो हर बायबैक होना है, at every buyback should be completed within 1 year from the date of passing the resolution, मतलब जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है जो भी कंडीशंस हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं रिगार्डिंग द बायबैक वो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर? आफ्टर द कंपनी हैज कंप्लीटेड द बायबैक प्रोसीजर, अब जो रजिस्ट्रार है और सेबी है, कंपनी उनको विद इन 30 days ऑफ द बायबैक एक रिटर्न जो है रिटर्न, या हम कह सकते हैं एक फॉर्म फिल करके देगी, रिटर्न देगी रिगार्डिंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ बायबैक में, मतलब बायबैक हुआ है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है और कितने शेयर्स बायबैक हुए हैं, किस प्राइस पे हुए हैं, वो सारी डिटेल्स जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी को भेजेगी विद इन 30 days ऑफ दैट buyback of shares. Is it clear? And the last point is the company which has not compiled with the provisions of section 92, 127 or 129 of the Companies Act, that companies are prohibited to buy their own shares or securities। मतलब कि जो भी कंपनीज जिन्होंने डिफरेंट प्रोविजंस जो है सेक्शन 92 के, 127 के और 129 के जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है वो फॉलो नहीं किए या वो फॉलो नहीं करती है या कंपाइल नहीं करती है, और उनके जो प्रोस्पेक्टस है या जो भी आर्टिकल और मेमोरेंडम है उसमें ये प्रोविजंस मेंशन नहीं है, मतलब उनके अंतर्गत ये सेक्शंस के अंतर्गत वो कंपनीज नहीं आती हैं, तो वो अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज को रीपरचेज नहीं कर सकती। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बुक बिल्डिंग। अब बुक बिल्डिंग क्या है? हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स की ज़रूरत होती है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, और ये फंड कैसे रेज किए जाते हैं? या तो एक्सटर्नली अरेंज किए जाते हैं या थ्रू द इंटरनल सोर्सेज अरेंज किए जाते हैं। बट जब कंपनी जो है एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाती है तो वैसे तो उनके पास बहुत से एक्सटर्नल मीन्स होते हैं जिनके थ्रू फंड रेज किए जा सकते हैं, बट यहाँ मैं दो पॉपुलर मीन्स की बात करूँगी इन ऑर्डर टू रेज मनी। जो भी कंपनीज हैं वो दो पॉपुलर मीन्स यूज़ करती हैं। फर्स्ट वन आता है आईपीओ एंड सेकंड वन इज एफपीओ। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सो ड्यूरिंग द आईपीओ और एफपीओ कंपनी क्या करती है? शेयर्स ऑफर करती है टू द पब्लिक आइदर एट अ फिक्स प्राइस, और एक ऑफर करती है एक प्राइस रेंज, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो राइट प्राइस डिसाइड कर सके खुद ही, ठीक है। और ये मेथड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय प्रोवाइडिंग अ प्राइस रेंज कहलाता है बुक बिल्डिंग मेथड। और ये मेथड बेसिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मार्केट को ताकि वो प्राइस डिस्कवर कर सकें फॉर द सिक्योरिटीज विच दैट आर टू बी ऑफर्ड। बेसिकली यहाँ पर लोग क्या करते हैं? बिड लगाते हैं, मतलब बोली लगाते हैं फॉर द प्राइस ऑफ द शेयर्स, और इस मेथड को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड, ठीक है। जहां पर कंपनी ऑलरेडी खुद प्राइस फिक्स करके जो है एक तरीके से क्या करती है, लोगों को इशू करती है शेयर से सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड। लेकिन जहां पर एक तरीके से बोली लगाई जाती है, जहां पर इन्वेस्टर्स कंपनी एक तरीके से क्या करती है, प्राइस रेंज उनको या प्राइस बैंड उनको बता देती है, और वो उस प्राइस बैंड के विद इन ही बोली लगाते हैं और फिर प्राइस जो है वो
फाइनल प्राइस जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, और वो बुक रनर या इशुइंग कंपनी जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है। क्लियर क्लियर, तो इस मेथड को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बुक बिल्डिंग मेथड एक प्राइस डिस्कवरी मेथड है, जिसमें कंपनी क्या करती है, प्राइस फिक्स करती है शेयर्स के, मतलब खुद ही प्राइस फिक्स नहीं करती शेयर्स के, इंस्टेड दे गिव अ प्राइस रेंज। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे प्राइस बेसिकली डिटरमाइन होता है अंडर द बुक बिल्डिंग मेथड। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस रेंज ऑफर कर देती है। जैसे आपकी इस एग्जाम्पल में 80 to 100, यानी इन्होंने प्राइस बैंड, इसको हम प्राइस बैंड भी बोलते हैं, फाइनेंशियल टर्म इसकी यहाँ पर यूज़ होती है, तो वो प्राइस बैंड यूज़ होती है। तो ये प्राइस रेंज बेसिकली उन्होंने यहाँ पर इशुइंग कंपनी ने एक तरीके से स्पेसिफाई कर दी कि जो भी प्राइस फिक्स होगा वो 80 से 100 के बीच में ही फिक्स होगा फॉर द प्राइस ऑफ फॉर द शेयर्स, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक तरीके से बिड लगाते हैं तो दे कैंट बिड फॉर द शेयर्स एट एनी प्राइस विद इन दिस रेंज ओनली, मतलब 80 से 100 तक के बीच में ही वो यहाँ पर बिड लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर जो फाइनल प्राइस है वो फिक्स किया जाता है, और ये फाइनल प्राइस कहलाता है कट ऑफ प्राइस, ठीक है। मतलब ये वो प्राइस होगा एट विच द शेयर्स आर अलॉटेड। क्लियर। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, एक टिक साइज या टिक प्राइस भी होता है। टिक प्राइस मतलब अब यहाँ इन्होंने बोला था कि जो प्राइस रेंज होगी वो 80 से लेकर 100 तक होगी, ठीक है। तो यहाँ टिक प्राइस, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें सेकंड पॉइंट में, व्हेन बिडिंग फॉर द शेयर्स इन्वेस्टर हैव टू डिसाइड एट विच प्राइस दे वुड लाइक टू बिड फॉर द शेयर्स, और वो यहाँ पर 80 से लेकर 100 तक ही बेसिकली यहाँ पर प्राइस फिक्स कर सकते हैं फॉर द शेयर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें यहाँ पर 80, 90 और 100, मतलब 80, 90 और 100 यही चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर टिक प्राइस क्या है, यहाँ पर 10 आपका टिक प्राइस है, ₹10 इज अ टिक प्राइस फॉर दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि टिक प्राइस अगर 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस रेंज होगी वो क्या होगी, 80, 85, 85 to 90, 90 to 95, ठीक है, 95 to 100, ये इसकी जो है वो टिक साइज होता है बेसिकली बिटवीन द दैट प्राइस रेंज। क्लियर। तो यहाँ पर 10 जो है आपका वो टिक प्राइस होगा, मतलब जो गैप होता है बेसिकली प्राइजेस के बीच में, प्राइजेस फॉर द शेयर्स के बीच में, तो वो क्या कहलाता है आपका, टिक प्राइस कहलाता है या टिक साइज कहलाता है, ठीक है। तो वो इसी रेंज के बीच में जो है वो 80 भी फिक्स कर सकते हैं, 90 भी फिक्स कर सकते हैं और 100 भी फिक्स कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस उन्होंने एक तरीके से प्रोवाइड किए हुए हैं, सो दे कैन बिड फॉर द शेयर्स एट एनी प्राइस विद इन दिस रेंज ओनली। क्लियर। तो बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स यहाँ पर फाइनल प्राइस फिक्स किया जाता है। जो लोवेस्ट प्राइस होता है यानी 80, यहाँ पर अगर हमने प्राइस रेंज यहाँ पर बात की है 80 to 100, तो 80 यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट प्राइस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और हाईएस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर 100, जिसको हम बोलते हैं कैप प्राइस। तो जो भी प्राइस जिस पे भी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपका कट ऑफ प्राइस। जो ये एंटायर प्रोसेस होता है बेसिकली ये स्टार्ट होता है इशुइंग कंपनी से, जो बेसिकली ऑफर प्लान करती है और साथ ही साथ लेड मर्चेंट बैंकर्स को, जिनको हम बुक रनर भी बोलते हैं, उनको अपॉइंट करती है, एक तरीके से नॉमिनेट करती है। तो जो इशुइंग कंपनी है वो ये स्पेसिफाई कर देती है कि कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को इशू करना है और किस प्राइस पे क्या प्राइस बैंड होगा बेसिकली बिड के लिए, वो भी डिसाइड कर देती है, ठीक है। तो जो इशुइंग कंपनी होती है वो सिंडिकेट मेंबर्स को भी अपॉइंट करती है विद हुम ऑर्डर्स आर टू बी प्लेस्ड बाय द इन्वेस्टर्स। तो जो सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के ऑर्डर्स होते हैं, ये ऑर्डर्स को कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है बिडिंग, ठीक है, जो कि सिमिलर होता है एक ओपन ऑक्शन की तरह ही। और ये जो बुक है ये 5 दिन के लिए ओपन रहती है, ठीक है। तो जो भी बिड्स होंगी वो विद इन दिस प्राइस बैंड, यानी जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अभी हमने एग्जांपल की बात करी थी 80 to 100 उन्होंने प्राइस बैंड फिक्स किया था, तो जो भी बिड लगेगी वो 80 to 100 के बीच में ही लगेगी, ठीक है। तो बिड्स को रिवाइज भी किया जाता है, मतलब बिडर्स जो है वो रिवाइज भी कर देते हैं बिड्स को, बट एक बार अगर बुक क्लोज होगी उसके बाद जो है बिडर्स रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अभी ओपन है बुक, तो उसमें जो है एक तरीके से क्या की जा सकती है, रिवाइज किए जा सकते हैं जो है बिड्स,
ठीक है, बाय द बिल्डर ओनली। तो जैसे ही बुक बिल्डिंग पीरियड खत्म होता है तो बुक रनर जो है एक तरीके से इवेल्युएट करता है डिफरेंट बिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एट वेरियस प्राइस लेवल्स। तो जो बुक रनर होता है और जो इशूइंग कंपनी होती है वो फाइनल प्राइस फिक्स करती है सिक्योरिटीज का। एंड एट लास्ट जो एलोकेशन है सिक्योरिटीज की वो की जाती है टू द सक्सेसफुल बिडर्स। अगर इशू प्राइस जो है, एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो इशू प्राइस है अगर वो लेस है देन द कैप प्राइस, ठीक है, जो भी हाईएस्ट फाइनल कट ऑफ प्राइस जो है एक तरीके से फिक्स हुआ है, तो जो इन्वेस्टर है वो बेसिकली जिन्होंने बोली लगाई है एट द कैप प्राइस विल गेट द रिफंड, मतलब एक तरीके से उनको रिफंड किया जाएगा। मान लो अगर हम बात करें, इसी एग्जांपल में बात करें कि 90 जो है वो फाइनल प्राइस जो है फिक्स हुआ है, ठीक है, 90 फिक्स हुआ है, लेकिन कई लोगों ने 100 के लिए भी बोली लगाई है, ठीक है, तो उनको जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा बोली जो भी लगाई है वो उनको रिफंड की कर दी जाएगी, ठीक है। एंड दोज हु हैव बिड एट द फ्लोर प्राइस, मतलब जिन्होंने एक तरीके से बोली जो है वो फ्लोर प्राइस पे लगाई है, तो वो जो भी उनका प्रोसेस है वो खत्म कैसे होगा, एडिशनल मनी देकर, ठीक है, क्योंकि बिड प्राइस क्या है, मतलब जो फाइनल प्राइस है वो क्या है, वो 90 है, लेकिन अगर मान लो उन्होंने 80 के लिए बोली लगाई हुई थी तो यानी 10 और उनको पे करने पड़ेंगे, तो एडिशनल मनी उनको पे करनी पड़ेगी टू द कंपनी। इज इट क्लियर? तो ये था प्रोसेस ऑफ प्रोसेस किसका, बुक बिल्डिंग का। क्लियर?